Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the complete prelims factual news analysis from the Hindu newspaper. जैसा कि मैंने आज बताया आपको कि हम हिंदू के एडिटोरियल सेपरेट बनाएंगे ताकि आपको डिटेल्ड दे सकें, एनालिसिस दे सकें, कोई चीज़ मिस ना हो। प्लस उसमें हम इंडियन एक्सप्रेस और इसके एडिटोरियल्स भी डाल देंगे। नीचे लिंक मैं इसमें एडिटोरियल सेक्शन की डाल देता हूँ, आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा वीडियो को ज़रूर। दोनों वीडियोज़ एक ही दिन में अपलोड होंगे दोनों, एंड आप दोनों को रेफ़र कर लीजिएगा ताकि काफ़ी डिटेल्ड में आपको एनालिसिस मिलेगा और काफ़ी अच्छा एक सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम बेसिकली, ताकि आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। नीचे लिंक सारी दी हुई हैं, आप रेफर कर लीजिए जो लिंक्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी अंगटाड, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको निकालता है। Second question is Feni Bridge, also known as मैत्री सेतु, is connecting India with which of the following countries? इंडिया को किस कंट्री से कनेक्ट करता है फेनी ब्रिज या मैत्री सेतु? ऑप्शंस आर ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी नेपाल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3 is यूनाइटेड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इनमें से कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस आर ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स या डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. Now the first news is in the pandemic the disabled remain an invisible community. तो एक स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि 75% पीपल हु वर डिसेबल्ड दे वर एक्चुअली हिट डाउन बाय द लॉकडाउन. अगर आप देखें तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट लगभग 75% ऐसे लोगों पे पड़ा है जो कि डिसेबल्ड कम्युनिटी से थे. अब ये रिपोर्ट किसने निकाली है? नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सनस ने निकाली है. नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सनस ने निकाली है. अब ये कैसा इंस्टीट्यूशन है? ये एक बेसिकली क्रॉस डिसेबिलिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. क्रॉस डिसेबिलिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपसे कोई कहता है कि नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द डिसेबल्ड ये गवर्नमेंट बॉडी है, तो ये गलत स्टेटमेंट है. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वर्किंग इन एज एन इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड वॉलंटरी सेक्टर टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. ऐसे लोग को एम्पावर करना इसका एम है जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनको की जरूरत है. ठीक है ना? तो डिसेबिलिटीज़ में लगभग 73% मेल, 27% फीमेल, ओवर 73% ऐसे लोग जिनको सर्वे किया गया उसमें से लॉकडाउन में उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी. ये सर्वे आया नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखिएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो एडिटोरियल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, दूसरे वीडियो में नीचे लिंक दी है, वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा, है ना. दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड. तो सेकंड जो न्यूज़ है वो है इंडिया लुक्स टू डिप्लॉय नेवल लाइजेंस. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है. तो इंडिया ने इंडियन ओशियन कमीशन को ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर इन मार्च. ओके, मार्च में इंडियन ओशियन कमीशन ज्वाइन किया था इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर. ठीक है ना? अब इंडिया इज लुकिंग टू पोस्ट नेवी लाइजन ऑफिसर इन द रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो RMIFC है इन द मेडागास्कर. याद रखिएगा कहाँ पे है? रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहाँ पर है? मेडागास्कर में है. और दूसरा आपका यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चलता है फॉर द इम्प्रूव्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, MDA. तो यहाँ पे दोनों जगह पे वो नेवल लाइजन ऑफिसर पुट करना चाहता है. अब देखो लाइजन ऑफिसर क्या होता है, जैसे कि आई हैव ऑल्सो परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ लाइजनिंग ऑफिसर. लाइजनिंग ऑफिसर क्या करता है? जैसे कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है आपके यहाँ, आपको लाइजनिंग ऑफिसर बनाया गया है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए. तो जब वो व्यक्ति उस कॉन्फ्रेंस में आएगा तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, आपको उसको उस कॉन्फ्रेंस में कोई तकलीफ ना हो. ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट के लिए लाइजनिंग ऑफिसर रखे जाते हैं, ताकि जैसे ADG DG लेवल के लोग जब आते हैं या मंत्री लेवल के लोग जब आते हैं तो वहाँ पर आपको लाइजनिंग ऑफिसर बनाया जाता है, ताकि आप उनके
उनके रहन सहन से लेकर के उनके कॉन्फ्रेंस में जाने तक की हर व्यवस्था कर सको, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सको, ये सारी चीज़ें लाइजनिंग ऑफिसर का काम रहता है। सेम नेवल लाइजनिंग ऑफिसर क्या करेगा, मेरीटाइम रिलेटेड इन चीज़ों को देखेगा कि वहाँ जाके कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। लाइजनिंग ऑफिसर बेसिकली कोऑर्डिनेटिव ऑफिसर रहता है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है, हर एक कंट्री एक जगह की प्रॉब्लम को दूसरी जगह बताता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को सुनता है, समझता है, ठीक है ना। तो इंडियन नेवी जो है लाइजनिंग ऑफिसर लगाना चाहता है रीजनल मेरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो कि मैडागास्कर में है वहाँ पे, ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है, किन दो उनको वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करती है। नाउ वी आर लुकिंग क्लोजली विद फ्रांस हु इज प्रीएमिनेंट मेंबर ऑफ आईओसी टू पोस्ट अ नेवल लाइजनिंग ऑफिसर एट द RMIFC इन द मैडागास्कर। तो RMIFC जो कि रीजनल मेरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, कहाँ पर है, ये मैडागास्कर में है, यहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर अपॉइंट करना चाहता है। दूसरी चीज़ है नेवल लाइजनिंग ऑफिसर वो यूरोपियन मेरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको ईमासोह बोलते हैं, याद रखिएगा, यूरोपियन मेरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि अबू धाबी में है, याद रखिएगा, यूरोपियन मेरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये अबू धाबी में है, यहाँ पे भी लाइजनिंग ऑफिसर के लिए बात इंडियन नेवी कर रही है। दिस विल बी इन ओवरऑल रेलम ऑफ इंप्रूविंग लिंकेजेस ऑफ द नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। अब देखिए गुरुग्राम में हमारे इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, आप सबको पता होना चाहिए कि गुरुग्राम में हमारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया गया है फॉर द इंडियन ओशन रीजन, ओके, IFC IOR जिसको कहा जाता है, इंडियन ओशन रीजन का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो कि आपका गुरुग्राम में है। तो ज़्यादा अच्छे से इनका कोऑर्डिनेशन हो सके इस कारण से नेवी का लाइजनिंग ऑफिसर एक तो आपका RMIFC में और दूसरा ईमासोह यानी कि यूरोपियन मेरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपॉइंट किया जाएगा, ताकि IFC IOR जो कि गुरुग्राम में है वहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। अब RMIFC क्या करता है, बेसिकली इट फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ IOC। तो IOC यानी कि इंडियन ओशन काउंसिल जो बेसिकली उसके इंडियन ओशन कमीशन, इसके अंतर्गत ये काम करता है RMIFC, एंड इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना इन द मार्च 2020 अलॉन्ग विद जापान एंड यूनाइटेड नेशन। तो जापान और यूनाइटेड नेशंस के साथ ये इसका ऑब्जर्वर बना। द IOC इज अ रीजनल फोरम। अब IOC क्या है, इंडियन ओशन कमीशन एक रीजनल फोरम है इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में इंडियन ओशन कमीशन है जिसमें कि 5 नेशंस है बेसिकली, कोमोरोस, फ्रांस, मैडागास्कर, मॉरिशियस एंड सिशल्स। तो कोमोरोस, फ्रांस जिसको रियूनियन बोलते हैं, कोमोरोस, रियूनियन, मैडागास्कर, मॉरिशियस एंड सिशल्स 5 इसके मेंबर हैं। यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन हैव बीन द ऑब्जर्वर ओके सिंस 2016 एंड 2017। तो यहाँ रखिए चाइना और यूरोपियन यूनियन जो था उसके ऑब्जर्वर पहले से थे और इंडिया ने अभी रिसेंटली 2020 मार्च में ज्वाइन किया है, ठीक है ना। इंडिया हैज़ एन लाइजनिंग ऑफिसर एट द IFC इन सिंगापुर फॉर ओवर 4 years नाउ। तो इंडिया का लाइजनिंग ऑफिसर IFC यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर सिंगापुर में ज़रूर है और IFC IOR एक गुरुग्राम में भी है। अब ईमासोह का जो हेडक्वार्टर है इज कंपोज्ड ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स एंड फ्रेंच ऑफिसर्स एंड इज बेस्ड एट अबू धाबी। तो फ्रेंच नेवल बेस जो कि अबू धाबी में है वहाँ पे ईमासोह का हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, ईमासोह का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंच नेवल बेस अबू धाबी में है। द एम इज टू मॉनिटर मैरीटाइम एक्टिविटी एंड गारंटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द पर्शियन गल्फ एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईमासोह का क्या एम है, बेसिकली टू मॉनिटर द मैरीटाइम एक्टिविटी एंड गारंटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द पर्शियन गल्फ एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो नेवी सेटअप IFC IOR इन दिसंबर 2018। अब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का जो सेटअप हुआ था वो 2018 दिसंबर में सेटअप किया गया था विद द प्रीमाइसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इन गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर बनाया गया है ना। एंड फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय अ लाइजनिंग ऑफिसर एट IFC IOR। तो फ्रांस जो थी वो पहली कंट्री थी जिसने कि लाइजनिंग ऑफिसर IFC IOR में अपना डिप्लॉय किया। उसके बाद US ने, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब ने भी किया, ठीक है ना। तो अब इंडिया भी चाहता है कि ईमासोह और RMIFC में अपने लाइजनिंग ऑफिसर्स को डिप्लॉय करे ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। ममता फ्लेज ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल सीक्स अपोजिशन सपोर्ट। तो ममता बनर्जी ने क्या किया, अपोजिशन किया है टू द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में इसका अपोजिशन किया गया है। तो पहला जो फीचर जिसका अपोजिशन किया गया है वो ये है कि ऑल द कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग द फार्मर्स विल हैव टू पे द टैरिफ एंड द सब्सिडी विल बी सेंट टू देम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सब्सिडी अब DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सेंड की जाएगी। बाकी जो फार्मर से लेकर के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको बिल पे किया जाएगा। सब्सिडी अब इस तरीके से एंड कर दी जाएगी, एक कैश बेनिफिट ट्रांसफर जरूर उनको दिया जाएगा।
दूसरा जो है वो जिसका पोजीशन किया जा रहा है वो ये है कि द ड्राफ्ट डाइवेस्ट द स्टेट्स ऑफ देयर पावर टू फिक्स द टैरिफ एंड हैंड ओवर द टास्क टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी। अब जो क्या टैरिफ फिक्स करने का जो पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक बॉडी अपॉइंट की जाएगी, उसको दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये पावर पहले स्टेट गवर्नमेंट्स के पास थी, तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के पावर, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने का बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी रहेगी, वही टैरिफ फिक्स करेगी, आपने उसी को पावर दे दिया। तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी एंड ये जो है ये फेडरल फीचर्स के अगेंस्ट जाता है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। दैट वाज देयर। She also criticized the provision that makes it compulsory for the state power companies to buy a minimum percentage of renewable energy fixed by the center। तो स्टेट जो पावर कंपनीज हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय करने की ज़रूरत है। ये भी डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनीज हैं वो कैश स्ट्रिप्ड है और उनके पास कैश है नहीं, ऊपर से आप उनको बोल रहे हो मैंडेटरी खरीदना। तो दिस इज द थिंग विच इज़ देयर, जहाँ अपोज किया जा रहा है बेसिकली। फॉरगॉटन इन द फॉग ऑफ वॉर द लास्ट फायरिंग इन इंडिया चाइना बॉर्डर। अब कई लोग लास्ट फायरिंग इंडिया चाइना बॉर्डर की 1967 को बोलते हैं, जबकि वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसको लास्ट फायरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या 1967 लास्ट फायरिंग थी? तो ऐसा नहीं है। अब ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इसके बाद 8 साल बाद यानी कि 1975 में एक फायरिंग और होती है, जिसको कि लास्ट फायरिंग आप कहेंगे। मतलब उसके बाद कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें फायरिंग हुई है। यहाँ पे असम राइफल्स के 4 जवान भी किल हुए थे उस समय। और ये तुलुंगला जो कि अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, तुलुंगला इन अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे ये फायरिंग हुई थी। तुलुंगला रीजन इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और ये फायरिंग जो हुई थी अक्टूबर 20, 1975 में हुई थी। 20 अक्टूबर 1975 में द चाइनीज डिनाइड दिस एंड ब्लेम्ड इंडिया फॉर द इंसिडेंट दो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1975 20 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला रीजन में फायरिंग की गई थी बाय द चाइनीज फोर्सेस। That is another thing which is important. You have to remember that. OMCs increases petrol diesel prices yet again. तो 8 दिन में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो 4 रुपये 52 पैसे और 4 रुपये 64 पैसे बढ़ा दिया गया है। अब अभी क्या हो रहा था बेसिकली, OMC यानी कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज थी, क्या होता है देखो, इंटरनेशनल ऑयल का प्राइस डिक्रीज़ हुआ। अब आपको लगता है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल का प्राइस क्यों नहीं डिक्रीज़ हो रहा है? तो होता क्या कि गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देता है, ताकि क्या होगा कि जो बेनिफिट उनको मिल रहा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल से उनका जो फ़ायदा हो रहा है, वो उनका फ़ायदा चला ना जाए, इस कारण से उनके पास पैसे बने रहे, इस कारण से वो एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं और हमको बढ़ा हुआ रेट पे ही पेट्रोल डीजल मिलता रहता है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करनी थी, अभी उन्होंने मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा भी उनके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा पड़ रहा था वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खुद से पे कर रही थी अपने ऊपर, उन्होंने कस्टमर्स के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं किया था। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग दैट इंक्रीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन द कस्टमर्स, इस कारण से जो पेट्रोल डीजल का प्राइजेज है वो बढ़ना शुरू हो गया। सो दैट प्राइजेज हैव इंक्रीज्ड। तो याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी ऑल्सो। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Editorials देखना ना भूलिए and please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.